नमस्कार, मैं डीपी देवराड़ी, पूर्व संयुक्त निदेशक पंचायती राज विभाग उत्तराखंड। आज मैं गांव पंचायत विकास योजना के संबंध में चर्चा करने आया हूं। इस पर चर्चा हो गया अभी। गांव पंचायत विकास योजना पर एक महत्वपूर्ण योजना है, आप सभी जानते हैं, लगातार आप इसको कर रहे हैं। हमारे ग्राम प्रधान, हमारे गांव पंचायत सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और सारा विभाग गांव पंचायत विकास योजना पर लगा हुआ है बनाने पे। विभाग की महत्वपूर्ण योजना है ये, आप समझ लीजिए, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243G में पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए नियोजन योजना बनाने का अधिदेश दिया गया है। पता है ना आपको। पंचायतों में उपलब्ध संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि पंचायतें मूलभूत सेवाएं प्रदान करने में एक जवाबदेह एवं सक्षम स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य क्षमता विकसित करें। ये बहुत आवश्यक है। पंचायतों को उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए गांव पंचायतों को गांव पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु अधिदेशित किया गया है। जीपीडीपी योजना प्रक्रिया व्यापक तथा भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, जो संविधान की 11वें अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों, संबद्ध विभागों की योजना के साथ पूरे अभिसरण कन्वर्जेंस के साथ शामिल हो। पंचायतों की ग्रामीण भारत के परिवर्तन में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है। समुदाय को नियोजन, क्रियान्वयन व अनुसरण की जिम्मेदारी देने से विकास का दायरा विकसित होगा तथा समन्वयता भी बनी रही। ये जीपीडीपी का मुख्य उद्देश्य है। सहभागी नियोजन है ये। इससे जन आकांक्षाओं एवं सीमित संसाधनों के मध्य संतुलन, प्रत्येक हितधारक की क्षमताओं में वृद्धि तथा सामूहिकता की भावना पैदा होगी। अतः समाज में प्रत्येक सदस्य, विशेषकर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विकलांग जन एवं इत्यादि को विकास एवं नियोजन से जोड़ने पर वांछित लक्ष्य पाया जा सकेगा। गांव पंचायत में उपलब्ध मानव संसाधन का क्षमता विकास कर उनका सदुपयोग सुविधाकर्ता के रूप में किया जा सकेगा। तदनुसार उनको स्थिति विश्लेषण, हितों व आवश्यकताओं के चिन्हीकरण का दायित्व सौंपा जा सकता है। गांव पंचायत विकास योजना का महत्व क्या है? गांव पंचायत विकास योजना गांव पंचायत की विकास योजना है। यह एक सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाएगा। जीपीडीपी इसके 3 घटक हैं। पहला घटक यह कि एक विजन है, परिकल्पना है। ये प्रदान करता है कि परिकल्पना कि लोग अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने गांव को कैसा देखना चाहते हैं, और उस विजन, उस परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है तथा उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए एक कार्य योजना बनाना है। इसके लिए जीपीडीपी गांव पंचायत स्तर पर निम्न प्रक्रियाओं को सक्षम बनाता है। पंचायतों को विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए सक्रिय करना एवं इस प्रकार स्थानीय सरकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना। शासन को जनता के अधिक निकट लाने हेतु लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संगठित एवं प्रेरित करना। स्थानीय धारणा, स्थानीय मुद्दों पर बहस एवं प्राथमिकताओं को तय करने हेतु एक मंच प्रदान करना। लोगों द्वारा महसूस की गई जरूरतों एवं उनकी इच्छाओं का आकलन करना। विकास अंतराल के परिणामों की पहचान करना। गांव में उपस्थित समस्याओं, मुद्दों को प्राथमिकता देना। प्रभावी अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध योजनाओं एवं संसाधनों को गांव में लाना। विभिन्न योजनाओं, विभागों एवं क्षेत्रों के लिए अभिसरण, कन्वर्जेंस एवं एकीकरण उपलब्ध कराना। क्षेत्र के लोगों के हितों के लिए संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। और इसमें खास बात है, गांव पंचायत विकास योजना के अंतर्गत आच्छादित होने वाले मुख्य विषय क्या हैं? आर्थिक विकास, गरीबी में कमी लाना, मानव विकास करना, सामाजिक विकास करना, सतत विकास लक्ष्य
तय करना, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास करना, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को ठीक करना, सुशासन, कौशल विकास, लिंग संवेदनशील शासन, बाल सुरक्षा एवं विकास, स्थानीय योजना, ई सक्षम प्लानिंग, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे कमज़ोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, खाना बदोश एवं डी नोटिफाइड जनजातियाँ, वृद्ध, शारीरिक रूप से विकलांग, एकल नेतृत्व वाली घरेलू महिलाएं, विधवा, निराश्रित, बेघर एवं आदि का समावेश करना। आधारभूत संस्थाओं का विकास और वैकल्पिक ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा का विकास, ये इसके कुछ मुख्य घटक होंगे। और यहाँ पर मानव संसाधन की बहुत आवश्यकता इसमें है पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी कि पर्यावरण का निर्माण करना पड़ेगा, क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण करना पड़ेगा, स्थिति विश्लेषण करना पड़ेगा, गांव सभा प्रक्रिया एवं संशोधन एवं प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। परियोजनाकरण के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। तकनीकी एवं प्रशासनिक मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए, कार्यान्वयन के लिए और निगरानी के लिए, ये सब के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी प्रक्रिया है योजना का उद्देश्यों, गांव पंचायत की आवश्यकता आंकलन एवं संसाधन की उपलब्धता के आधार पर गांव सभा में गांव पंचायत की परिकल्पना पर चर्चा की जाएगी। तदुपरांत गांव पंचायत गांव सभा सामूहिक सभा के माध्यम से सेक्टरवार लक्ष्य का निर्धारण करेगी तथा विभिन्न हितधारकों तथा स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, मनरेगा के जॉब कार्ड धारक, कृषक समूह, समुदाय आधारित संगठन आदि जैसे भी स्थिति हो के समक्ष गहन चर्चा हेतु रखा जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व गांव पंचायत गांव सभा को प्राप्त समस्त संसाधन की जानकारी ससमय प्राप्त होना आवश्यक है। तदनुसार गांव सभा सहभागी नियोजन से जन आकांक्षाओं आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्षेत्रवार सेक्टरवार योजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगी। विकासखंड ऑब्लिक जनपद स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, मनरेगा के रोजगार सहायक, बीपीटी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, पटवारी, आशा कार्यकर्ती, युवक महिला मंगल दल के सदस्य, कृषक समूह, युवा समूह, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण और क्षमता विकास किया जाएगा। योजना निर्माण की परिकल्पना एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें तकनीकी सहायता, समूह स्थित विश्लेषण में गांव सभा की सहायता, गांव पंचायत परियोजना निर्माण में सहायता करेंगे। जिस विषय से संबंधित प्राथमिकताएं निर्धारित होगी, उसी विषय से संबंधित विभाग के कार्मिकों की परियोजना निर्धारण में मुख्य भूमिका होगी। परियोजनाकरण एवं योजना के निर्धारण के दृष्टिगत गांव पंचायत ऑब्लिक नियोजन एवं विकास समिति बहुआयामी तकनीकी सहायता समूह का सहयोग लेगी। परियोजना के मुख्य भाग यथा परियोजना का नाम, स्थान, परियोजना का औचित्य, घटक, गांव सभा का प्रस्ताव संख्या एवं तिथि, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का दिनांक, लागत मूल्य एवं निधि के स्रोत, परियोजना प्रारंभ एवं समापन के संभव तिथि, कार्यदायी संस्था का नाम, संभावित परिणाम इत्यादि होंगे। इसमें परियोजना के ड्राफ्ट प्लान की पुष्टि हेतु से गांव सभा में रखा जाएगा, जिस पर खुली बैठक में सर्वसम्मति के आधार पर पुष्टि की कार्रवाई की जाएगी तथा गांव सभा गांव पंचायत विकास योजना को अनुमोदित करेगी। जीपीडीपी निर्माण, अनुश्रवण, परीक्षण एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण समिति, जिला संसाधन समूह, उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक समन्वय समिति गठित है। विकासखंड स्तर पर तकनीकी सहायता समूह गठित हैं, जो सचल दल के रूप में कार्य करेगा। इसका मुख्य कार्य प्रशिक्षण, क्षमता विकास, पर्यवेक्षण एवं हैंड होल्डिंग सपोर्ट देना है। और खास बात इसमें क्या है कि ये जनता का सहभागिता के आधार पर स्वयं आवश्यकताओं का आंकलन करना है और आवश्यकताओं के आंकलन के बाद प्राथमिकताओं का निर्धारण भी गांव पंचायत को करना है, गांव वासियों को करना है। और यही जीपीडीपी का मूल मंत्र है। और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जीपीडीपी में इसका जिक्र आया था कि 29 सब्जेक्ट क्या हैं, और सारे के सारे 29 सब्जेक्ट जो हैं वो पंचायतों को धीरे धीरे हस्तांतरित होने हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन
के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का अधिदेश दिया गया है, यानी अधिकृत किया गया है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना बनानी। इसी अनुच्छेद में 11वीं अनुसूची को पृथक से जोड़ा गया है, जिसमें 29 सब्जेक्टों को वर्णित किया गया है। अब मैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय कौन कौन से थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा, जानकारी दूंगा। नंबर 1 है कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, और इसमें कृषि विस्तार में बागवानी भी सम्मिलित है। जितने भी हॉर्टिकल्चर के कार्य हैं वो सारे भी कृषि में सम्मिलित किए गए हैं। भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण दूसरा ये विषय है उसमें। तीसरा है लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास, तीसरा सब्जेक्ट ये है उसमें। चौथा है पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, यानी कि जो पशुपालन है उसके साथ दुग्ध उद्योग भी जुड़ा हुआ है, डेयरी जो हमारे उद्योग है, और कुक्कुट पालन ये इसमें शामिल हैं। चौथा है। पांचवा है मत्स्य पालन, ग्रामों में मत्स्य पालन का विकास। किसी प्रकार का मत्स्य पालन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है तो वो भी 29 विषय में शामिल है। अगला है सामाजिक और कृषि वानिकी, यानी कि जो सोशल फॉरेस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, ये सारा जो है 29 विषयों में शामिल किया गया है। लघु एवं वन उत्पाद, जो लघु वन उत्पाद है, लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति में सहायता करना, ये भी जो है 29 विषय में शामिल किया गया है। क्योंकि बार बार ये चर्चा होती है कि भाई 29 विषय कौन है, क्या क्या हैं, तो आज मैं थोड़ी आपको जानकारी दे रहा हूँ। लघु उद्योग, जो लघु उद्योग है वो भी जो है हमारे 29 विषय में शामिल है। कुटीर और ग्राम उद्योग, ये भी अगला विषय जो है शामिल किया गया इसमें। ग्रामीण आवास, नेक्स्ट पेयजल, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजन के लिए, जल संभरण के लिए सार्वजनिक कुओं, तालाबों और पोखरों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण, और पीने के प्रयोजन के लिए जल संभरण के स्रोतों का विनयन, ये भी 29 विषयों में शामिल किया गया है। ये 29 विषय अभी चर्चा करूँगा मैं थोड़ा सा आगे इसमें, सभी आप सुन लें पहले, तब लास्ट में थोड़ा सा बताऊँगा इसमें मैं कि ईंधन और चारा भूमि, ये अगला विषय है इसमें। जो ईंधन है और चारा भूमि वो जो है 29 विषय में। ये सब ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ये शब्द जब मैं बता रहा हूँ तो इसको ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़ दीजिए अपना आप ही। सड़क, जो सड़कें हैं, पुलिया है, पुलों का है, नौका घाट है, जल मार्ग है, और संचार के अन्य साधन जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है, चल रहे हैं, वो सारे जो है 29 सब्जेक्ट के अंतर्गत लिए गए हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। ये सार्वजनिक मार्गों और अन्य सीनों पर प्रकाश उपलब्ध कराना, और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना, ये भी जो है ग्रामीण विद्युतीकरण का हिस्सा है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, यानी कि वैकल्पिक ऊर्जा, ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कार्यक्रमों का विकास और प्रोन्नति और उनका अनुरक्षण, ये सारा जो है 29 विषयों में शामिल किया गया है। अगला है गरीबी उपशमन कार्यक्रम, गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन, ये भी 29 विषयों में 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। शिक्षा, शिक्षा में क्या क्या है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं, माध्यमिक शिक्षा भी है,
शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना है, ये सारे इसमें प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये सभी शिक्षाएं जो हैं इसमें सम्मिलित की गई हैं। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण कला और शिल्पकारों की प्रोन्नति, ये 29 विषय में सम्मिलित किया गया है। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति। पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना का अनुरक्षण, ये भी एक पृथक से विषय 29 विषय के रूप में शामिल किया गया है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय बनेंगे और उनका पुस्तकालयों का और वाचनालयों की स्थापना गांव पंचायतें करेगी और उसका अनुरक्षण भी वही करेंगे। खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य, जितने भी खेलकूद है ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि सांस्कृतिक कार्य होंगे, ये गांव पंचायतें इसको देखेगी ग्रामीण क्षेत्रों में और उनका रखरखाव भी वो करेगी, उनको प्रोन्नति भी करेगी उनको। बाजार और मेला, पंचायत क्षेत्रों में मेलों, बाजारों और हाटों का विनियमन, ये भी 29 विषयों में सम्मिलित किया गया है और इसको पंचायतें देखेंगी इसको सारा। चिकित्सा और स्वच्छता, चिकित्सा और स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें ग्रामीण स्वच्छता, जिसको कि आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, शौचालय निर्माण की बातें कर रहे हैं, चिकित्सा वाली बातें करें, स्वास्थ्य की बातें करें, परिवार कल्याण की बातें कर रहे हैं, ये सारा चिकित्सा और स्वास्थ्य में सम्मिलित किए गए विषय। परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और ये पृथक से सब्जेक्ट इसमें विषय दिया गया, इसमें कि एक पृथक से विषय बनाया गया, परिवार कल्याण के महत्व को देखते हुए पृथक से विषय बनाया गया है। आर्थिक विकास और बाल विकास, गांव पंचायतों के क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार किया जाना, ये विषय 29 विषय में शामिल किया गया है। प्रसूति और बाल विकास, ये विषय भी शामिल किया गया है। समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है, ये भी एक विषय के रूप में 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। कमजोर वर्गों और विशिष्टया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, ये 29 विषय में एक महत्वपूर्ण विषय इसमें जोड़ा गया है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 29 विषय इस प्रकार से जो है जोड़े गए इसमें। ये 29 विषय जो हमारे हैं संविधान की 11वें अनुसूची में जोड़ेंगे, जो मैंने अभी बताई 29 विषय हैं। अब इसको गांव पंचायतों को या सभी तीनों पंचायतों को हस्तांतरित होना है धीरे धीरे। सरकार की प्रतिबद्धता इसमें है। सरकार ने अपने नए अधिनियम 2016 की धारा 29 में ये व्यवस्था की है कि सरकार जो है धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इन 29 विषयों से संबंधित अधिकारों को, जिसमें फंड है, फंक्शन है, फंक्शनिंग है, जो उनके कार्य हैं, उनके दायित्व हैं और उनके धनराशि हैं, ये सारे के सारे जो है धीरे धीरे पंचायतों को हस्तांतरित होंगे। जैसे नियमावली बनेगी तो इसमें शायद में इसके प्रावधान कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी जब हम जीपीडीपी बना रहे हैं तो जीपीडीपी में किसी न किसी रूप में 29 विषयों से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं ये जीपीडीपी का हिस्सा बनेंगी। और इसमें जो है जो कन्वर्जेंस है, जो संसाधन है, जो 29 विषयों से संबंधित जितने भी विभाग हैं वो अपने विभाग की योजनाओं के बारे में वहाँ पर जानकारी देंगे तथा उसमें जो संसाधन उनको प्राप्त हो रहे हैं सरकार से, उनको गांव सभा में, गांव पंचायत में अवगत कराएंगे और जिसके आधार पर वो गांव पंचायत में जीपीडीपी में सम्मिलित करेंगे। तो ये 29 विषय की जानकारी मैंने आपको इसलिए दी कि 29 विषय हैं कौन कौन से, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी के साथ, क्योंकि आज जीपीडीपी में बार बार 29 विषय की बात आ रहे हैं, हर जगह बात आ रही है कि साहब 29 विषय क्या है, 11वीं अनुसूची क्या है। तो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं वो ये विषय सूचीबद्ध किए गए हैं और जो कि संविधान में एक प्रतिबद्धता है और ये धीरे धीरे पंचायतों को ही हस्तांतरित होने हैं और पंचायतों ने इसके आधार पर अपने कार्य संचालन करना है। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ महात्मा गांधी नरेगा ग्राम विकास विभाग से। आप सब लोगों को GPDP जो हमारी ग्राम पंचायत विकास योजना है और जो अब ब्लॉक स्तर पे और ज़िला पंचायत सभी स्तरों पे इसको लागू किया जाना है, उसके बारे में आप काफ़ी हद तक दूसरे लोगों ने आपको बता दिया है। GPDP का से आशय मात्र राज्य वित्त और केंद्र वित्त के पैसे से योजना बनाना बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत एक पंचायत एक्ट में एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको 11वीं अनुसूची कहा जाता है। उसमें 29 विषय थे और वो विषय ऐसे हैं जिनका सरोकार ग्रामीण विकास से, मतलब ग्राम विकास से है। उसके बिना ग्राम विकास की या पंचायत के जो कार्य योजना की संकल्पना नहीं की जा सकती। तो वो 29 विषय जैसे कृषि है, ग्राम विकास है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, इन सब से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय इसमें रखे गए हैं इस अनुसूची में। और इससे संबंधित 14 विभाग, ये माना गया कि ये 14 विभाग पंचायत राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के तहत काम करेंगे। तो ये विषय और इनसे संबंधित जितने भी विभाग हैं उन सब का समावेश, उन सब की योजनाओं का समावेश जब तक GPDP में नहीं होगा। यहाँ GPDP से आशय ग्राम पंचायत की जो डेवलपमेंट प्लान है, क्षेत्र पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है और ज़िला पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान, तीनों से है। तो जब तक इन 29 विषयों का समावेश इसमें नहीं होगा तब तक GPDP कंप्लीट नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो पूर्ण हो गया है। जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ क्षेत्र पंचायत 14वें वित्त या 15वें वित्त या राज्य वित्त का पैसे को मिला के आप कार्य योजना तैयार कर लें और उसको ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना या ज़िला पंचायत विकास योजना कह दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये सारे विभाग, जैसे कृषि विभाग है, अब अगर हम ये देखें कि इनमें जो विभाग हैं उनका रोल इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये जो विभाग हैं ये ग्राम पंचायत स्तर पे, क्षेत्र पंचायत स्तर पे या ज़िला पंचायत स्तर पे जब आपकी विकास योजना तैयार हो रही है तो उसकी कार्य योजना को बनाने में अपना इनपुट दें कि आपकी ज़रूरतें ये हैं, 2-3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें जो आपको ज़रूरत है, ये किन किन आपके पास जो उपलब्ध धनराशि है उससे अगर पूरी नहीं हो सकती तो कृषि विभाग से मिल सकती है, लघु सिंचाई विभाग से मिल सकती है, पशुपालन से मिल सकती है, उद्यान से मिल सकती है, या जिस भी जगह से वो पूरी की जा सकती हो वहाँ के लोग आके इनपुट दें कि हमारे पास ऐसी योजना है, ये आप अपने गांव के विकास के लिए, अपने ब्लॉक के विकास के लिए, अपनी ज़िला पंचायत के विकास के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस तरीके से, और इसके अलावा सिर्फ योजना ही वहाँ बता देना ठीक नहीं होता। उन योजनाओं का विभिन्न योजनाओं से इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जा सकता है, और केंद्राभिसरण, कन्वर्जेंस जो आजकल बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, वो कैसे किया जा सकता है, ये इसका समावेश करना भी बहुत ज़रूरी है। 29 विषय सौंपे जाने का अर्थ यही था कि इन 29 विषयों के जो आपस में मिलते जुलते जो काम हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा किया जा सके, उन सब का समावेश किया जा सके, उनमें जो जो काम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, जो विषय एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, उन सबको जोड़ा जाए और एक धागे में पिरो के एक गांव का विकास की संकल्पना तैयार की जाए। जो ग्राम विकास, जो आपका 29 विषय हैं उसमें एक विषय और एक विभाग ग्राम विकास विभाग ही है जिसके द्वारा संचालित ये योजना है। आपके यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेरोज़गार हैं, उनको संगठित करके आप कैसे जो ग्रामीण उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उसके लिए ग्राम विकास विभाग की NRLM योजना चलती है। आपके यहाँ लघु सिंचाई विभाग है, उरेडा विभाग है, अगर आपके यहाँ पे लाइट्स की ज़रूरत है तो उससे कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, सिर्फ योजनाओं का निर्माण किया जाना भी ही इस 29 विषयों का और जो 14 विभाग हैं उनका उद्देश्य नहीं है। आपके यहाँ पे बगैर पैसे के लिए भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको आपको अपने स्तर पे देखना है, जैसे सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम हैं या फिर पारिवारिक समृद्धि है। आपके गांव में जब तक लोग समृद्ध नहीं होंगे, जब तक लोग संपन्न नहीं होंगे, संपन्न का आशय यहाँ पे कि वो उनको
रोज़ी रोटी के लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके गांव खाली हो के शहरों में रोज़ी रोटी की तलाश में ना जाना पड़े, इतना पोटेंशियल आपके गांव में ही हो, तो उसके लिए आपको फिर अपने स्तर पे कोशिश करनी पड़ेगी। वो विषय भी आपको इसमें देखना है। उससे जुड़े हुए जैसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, अपंग हैं, महिलाएं हैं, उनको आप क्या किस विभाग से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ये देखना भी आपकी पंचायत का काम है। इसके लिए आपको शक्ति ये 11वीं अनुसूची प्रदान करती है। आप जाके समाज कल्याण विभाग में अपने लोगों की, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी पेंशन लगवा सकते हैं। विधवाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उनको दे सकते हैं। ये इंटीग्रेशन करना जो है सबसे महत्वपूर्ण काम है, और इसीलिए आपको इन सारे विभागों के, इन सारे विषयों के नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। जैसे उद्यान विभाग, पशुपालन, मत्स्य, इन सारे जो विभाग जो बहुत सारे जुड़े हुए, जो आपके परिवेश से जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की, ये आप अपने बच्चों के लिए कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वास्थ्य की सुविधा अगर आपके गांव में नहीं है, आपके नज़दीकी गांव में है, तो वो उसको कैसे आप अपने यहाँ पे ANM जैसे आ जाए, हफ्ते में 2 दिन आए, 3 दिन आए, ये सारी सुविधाएं बग़ैर किसी पैसे के आप कर सकते हैं। मतलब उसको अपने GPDP में या क्षेत्र पंचायत जो पंचायत योजना है उसमें आप पिरो सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जबकि इन सारे विभागों का इंटीग्रेशन हो, इन सारे विभागों के लोग आप तक अपनी योजनाएं पहुंचाएं, आप तक अपनी वो सहूलियतें देने के लिए तत्पर हों कि हमारे यहाँ पे ये योजनाएं हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए हो सकती हों। जो जितने भी जो विषय, इनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको अपने साथ में बैठाना है। जब आपकी GPDP की जिस भी स्तर की बैठक हो रही है, उस बैठक में इन सारे लोगों को आमंत्रित कीजिए, वो अपनी योजनाएं रखें, और साथ ही साथ वो भी उनसे ये भी लेना है कि अब इनको हम कैसे मेरे गांव की विकास में, मेरे गांव के लोगों की समृद्धि में, कृषि में, उद्यान के क्षेत्र में कैसे इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो और भारत सरकार की, राज्य सरकार की प्रचलित जो योजनाएं हैं, कैसे उनको हम कन्वर्ज कर सकते हैं, कैसे मिला सकते हैं, और कैसे जो पैसा हमको मिला है उसको थोड़ा ज़्यादा करके कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तो सिर्फ GPDP हो गया, और वो जो 11वीं अनुसूची के विषय हो गए, कैसे उसका इंटीग्रेशन किया जाए। एक और महत्वपूर्ण शक्ति आपको 11वीं अनुसूची के जो 73वें संविधान संशोधन ने प्रदान की, वो ये है कि आपके गांव में इन विभागों द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं उनका मॉनिटरिंग, उनका पर्यवेक्षण किया जाना भी आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप इन विभागों से जवाब तलब कर सकते हैं कि मेरे गांव में ये योजना चल रही है, मेरे क्षेत्र में ये योजना चल रही है, मेरे ज़िले में ये योजना चल रही है, इसका आउटकम क्या हुआ, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, या इस योजना का कैसे कितने लोगों को लाभ दिया गया, इन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया। इस तरीके के सवालात पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के सिलसिले में आप इनसे कर सकते हैं। GPDP के लिए तो इनका बहुत महत्व है ही। आपके यहाँ के जो योजनाएं चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए और उनका आउटकम, मतलब उन जो पैसा लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है, तो उसका बेस्ट जो आउटकम हो सकता है उसके लिए क्या क्या और प्रयास किए जाने चाहिए, ये इनके साथ में बैठ के आप इसका हल निकाल सकते हैं, एक उपाय ढूंढ सकते हैं बहुत सारे, ताकि हम जो भारत सरकार और राज्य सरकार हमको पैसा दे रही है उसका बेहतर सदुपयोग हम अपने गांव के लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, इन सब को अपने गांव के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इंटीग्रेशन के साथ में कर सकते हैं। GPDP और ग्राम विकास की जो संकल्पना है उसको साकार कर सकते हैं। शुक्रिया।